नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एग्जाम विद सचिन सर में। ग्रामीण विकास की बड़ी महत्वपूर्ण क्लास चल रही है डियर। और ग्रामीण विकास की यह क्लास आज तीसरी है। हाँ, उम्मीद है नोट्स बना रहे होंगे। और हमने आपसे कहा था डियर कि आपको इससे बेहतर कहीं नहीं मिलने वाला। हाँ, एक बार पूरा का पूरा यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। उसके बाद कुछ मैटर आपको भेजा जाएगा और इसके बाद यूपी स्पेशल के 300 से 400 प्रश्नों पर चर्चा करा देंगे। और इस क्लास के बाद जिंदगी में कभी भी यूपी स्पेशल कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ करंट अपडेट करना पड़ेगा। और करंट अपडेट के लिए हम आपके साथ हैं 24x7। हाँ, आपका बड़ा भाई, आपका गार्जियन 24x7 आपके साथ है। तो जल्दी जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नहीं जुड़ पाए जल्दी से वह भी आपके क्लास से जुड़ जाए। आज उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक विकास पढ़ाना है डियर। उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक विकास हमने चूंकि आपको बताया था कि हम ऐतिहासिक विकास, प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद हम आधुनिक इतिहास को जोड़ते हुए पढ़ाएंगे ताकि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी घटनाएं हुई, सारी घटनाएं आपकी नजरों के सामने यूं ही पर्दे पे चले। है कि नहीं, है ना? जल्दी जल्दी जुड़िए, लाइक और शेयर लगातार करते रहिएगा, अपने दोस्तों से बताते रहिएगा कि यूपी स्पेशल की क्लास अब चलने लगी। आपका अपना एक परिवार है, आपका अपना एक परिवार है जिसमें पूर्वांचल पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। पूर्वांचल, यूं कहें कि अपना उत्तर प्रदेश और बिहार, पूर्वांचल मेन केंद्र में है। पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, बाकी और लोगों को और लोग करने दीजिए, मुझे सिर्फ पूर्वांचल चाहिए और यूपी केंद्र में पूर्वांचल चाहिए, यूपी और बिहार चाहिए। यही कि मेरे भाई बहन, मेरे परिवार के लोग ऑटोमेटिक बढ़ा देंगे। वैसे तो पूरा भारत मेरा है कि नहीं, है ना? ससुराल अमेरिका, भारत अपना मायका है। आ जाइएगा, स्टार्ट करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ध्यान दीजिएगा डियर, वक्त, हालात, मौसम कैसे भी हो, वक्त, हालात और मौसम कैसे भी हो, तू लड़ना सीख, तू चलना सीख। हाँ, तू चलना सीख और तू बढ़ना सीख। हाँ, लगातार चलते रहिए। लगातार चलने वाला इंसान और जो दौड़ में लगातार चलता रहता है ना, कछुए की तरह हमेशा जीत जाता है। याद है आपको कछुए और खरगोश की कहानी? बहुत तेज भागेंगे और कुछ समय के बाद जाकर के रुक जाएंगे तो मामला वहीं फाइनल हो जाएगा। और धीरे 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 बढ़ते रहेंगे तो कोई माइकलाल रोक नहीं पाएगा ना। आइए जल्दी जल्दी जुड़े, शुरुआत करते हैं आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल का ऐतिहासिक विकास। आज डियर मोबाइल नहीं है, मोबाइल में भूल गया हूं, इसलिए आपका कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो टेंशन मत लीजिएगा। आप अपने परिवार के सदस्य, मैं पढ़ लूंगा क्या आप कह रहे हैं। आइए, उत्तर प्रदेश का, यूपी का ऐतिहासिक विकास। यूपी का ऐतिहासिक विकास, ठीक। उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक विकास को हम समझने के लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखेंगे डियर। हाँ, कुछ चीजों को ध्यान में रखेंगे। जैसे इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। एक तो होगा प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास के नजरिए से यूपी। एक होगा मध्यकालीन इतिहास के नजरिए से यूपी। एक होगा आधुनिक कालीन नजरिए से यूपी। यानी हम इसे 3 भागों से बांट के पढ़ेंगे।
एक तो आपका प्राचीन काल होगा, एक मध्यकाल होगा और एक आधुनिक काल होगा। और जो यह प्राचीन काल है डियर, इसे हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। आपको हमने बताया था कि यह कैसे होगा, फ्रेमिंग तैयार करते रहिएगा। एक बार फ्रेमिंग बनाई, जिंदगी भर हमेशा यूपी स्पेशल पढ़ने से छूट पाइए। आइए, इसमें क्या होगा डियर, इसमें होगा आद्य ऐतिहासिक, पहले तो प्रागैतिहासिक काल, याद है आपको, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। परिभाषा पिछली क्लास में मैंने बताई थी और आपको पता भी है। क्या बताया गया था कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य नहीं मिला, और इसे जब लिखित साक्ष्य नहीं मिला तो पढ़ा कहां से जाएगा, डैश डैश डैश। आद्य ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य तो मिला परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका, इसी को कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति आते हैं, और इसके साथ साथ ऐतिहासिक काल का मतलब ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य भी मिले और इसे पढ़ा भी जा सका है, इसे ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है डियर? आ जाइए जल्दी से इसे लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? 100% होना भी नहीं चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। 12 कलुआ हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए वापस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश इतिहास की नजरों से यूपी का प्राचीनतम नाम, प्राचीनतम नाम क्या? मध्य देश। मध्य देश का भाग, यूपी का प्राचीनतम नाम, उल्लेख उल्लेख बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, व जैन धर्म, जैन धर्म का भगवती सूत्र। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में सबसे पुराना नाम मध्य देश माना जाता है। बाद में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश से, यह सब जानते हैं, नहीं जानते तो फिर एक बार चर्चा कर देंगे। यह हुआ मध्य देश का उल्लेख। अगर हम पूछें इसी के अनुसार, यानी इन्हीं ग्रंथों के अनुसार कुल महाजनपद की बात करें डियर, महाजनपद की बात करें तो महाजनपदों की संख्या कुल 16 हुआ करती थी। उसमें खास करके मगध का साम्राज्य बड़ा शक्तिशाली हुआ करता था, जहां का अंतिम नंद वंश का राजा घनानंदन था। त्रिग्धान था। यह 16 महाजनपद हुआ करते थे। और यूपी के महाजनपद की बात करें, यूपी के महाजनपद की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे, 8 महाजनपद थे। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न आएगा कि उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपदों में, उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपदों में प्राचीनतम जीवित शहर कौन सा? प्राचीनतम जीवित शहर कौन सा? तो 100% उत्तर बता सकते हैं। प्राचीनतम जीवित शहर आपका अपना काशी। जिस काशी की गंगा मैया ने प्रधानमंत्री को गुजरात से बनारस बुला लिया। हाँ, मोदी जी कहते हैं ना कि मित्रों, मुझे गंगा मैया ने गोद लिया है। हाँ, यानी अपने चचा हुए ना। हाँ,
हाँ, मामा भी कह सकते हैं, मामा भी कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश अपना घर है। तो 8 महाजनपद है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 8 महाजनपद अब कौन कौन से, और इन 8 महाजनपदों की राजधानी कौन कौन सी, सब पूछा जाएगा आपसे। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, हम आपके साथ हैं 24x7। आइए लाइक और शेयर दबा के ठोकते रहिएगा। मोबाइल नहीं, कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। आज आपके साथ लाइव रहूंगा, लाइव आपके साथ। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी करिए स्क्रीनशॉट। यूपी के 8 महाजनपद, एक तरफ महाजनपद लिखिएगा और दूसरी तरफ राजधानी, यहां पर लिख लीजिएगा राजधानी। राजधानी, एक तरफ महाजनपद, एक तरफ राजधानी। महाजनपद ठीक ना, ये राजधानी है मेरे भाई। हाँ, डबल डबल हो जाता है कभी कभार। हाँ हाँ, अब ध्यान दीजिएगा। पहला महाजनपद कुरु, राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल, राजधानी अहिचत्र और काम्पिल्य। राजधानी काशी, काशी महाजनपद, राजधानी वाराणसी। और यही काशी महाजनपद क्या है, प्राचीनतम, लिख लीजिएगा, प्राचीनतम जीवित शहर। प्राचीनतम जीवित शहर कौन है, यही है, यही है, यही है। अगला चौथा नंबर का सूरसेन। सूरसेन जो महाजनपद है, इसकी राजधानी आपकी अपनी मथुरा। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने सभी प्रकार के कांड यही किए थे, है ना। मथुरा। वत्स 5वां महाजनपद है, और 5वें महाजनपद की राजधानी कहाँ है, कौशाम्बी है। तो स्क्रीनशॉट तो हो ही गया होगा डियर, बिल्कुल सही है। हाँ, आइए आगे चलते हैं। मल्ल 6वां महाजनपद क्या है, 6वां महाजनपद मल्ल है। कुशीनगर या पावापुरी, कुशीनगर या पावापुरी। चेदी, चेदी शक्तिमती, चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती आपकी थी। और कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती अयोध्या। यानी यूं कहें कि 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद प्राचीन काल के इतिहास में आपने पढ़ा होगा, परंतु 8 महाजनपद यहीं उत्तर प्रदेश में थे। और इसमें सबसे पुराना प्राचीनतम जीवित शहर का महाजनपद आपका वाराणसी और काशी था। हाँ, अगर पूर्वांचल बनता है तो पूर्वांचल की राजधानी भी वही बनेगी। हाँ, परंतु मुझे मुख्यमंत्री बनने का कोई चस्का नहीं है। हाँ, मैं पूर्वांचल बनेगा और काशी आपके राजधानी बनेगी तो मुझे मुख्यमंत्री बनने का कोई वो नहीं है, दबाव मत डालिए ना ना ना। आइए आगे, अब ध्यान दीजिएगा डियर, आगे ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के कुछ प्राचीनतम स्थल के बारे में चर्चा करते हैं जो उत्तर प्रदेश में मिले थे। तो आइए हड़प्पा सभ्यता यानी आद्य युगीन सभ्यता के बारे में देखते हैं। आद्य युगीन सभ्यता, आदि युगीन सभ्यता क्या है, आदि युगीन सभ्यता के अंतर्गत आपका हड़प्पा सभ्यता आता है ना। हड़प्पा सभ्यता तथा वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति मतलब ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ, साक्ष्य प्राप्त हुआ परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है, यही तो आदि युगीन सभ्यता के अंतर्गत आता है। आ जाइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। तो आप यह तो जानते हैं डियर, यह है आपका हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो सबसे पूर्वी क्षेत्र में, अगर यहां देखा जाए डियर कि यह पूर्वी क्षेत्र है, यह आपका पश्चिमी क्षेत्र है, यह आपका उत्तरी क्षेत्र है और यह आपका दक्षिणी क्षेत्र है। सबसे पूर्वी क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता का कहां है, आपके हिंडन नदी पे है, यानी आलमगीरपुर में है। कहां है, आलमगीरपुर। हाँ, सबसे पूर्वी हड़प्पी नगर, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे आएगा, सबसे
पूर्वी हड़प्पीय नगर। सबसे पूर्वी हड़प्पी नगर कहाँ है? आलमगीरपुर में। कहाँ है आलमगीरपुर? भाई आपका अपना मेरठ। मेरठ में किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हो गया ना? हाँ। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो यह सबसे पश्चिमी बिंदु यानी पश्चिमी हड़प्पीय नगर। पश्चिमी हड़प्पी जो नगर है डियर, यह क्या कहता है? तो पश्चिमी हड़प्पी नगर आपका सुतका गेंडोर में है। सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर किस नदी के तट पर है? दास्क नदी के तट पर। दास्क नदी के तट पर है। हाँ, और यह उत्तर पूरब से पश्चिम का यह जो समय है यार, यह देखिएगा, यह पूरा पूरा जो क्षेत्र है इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है ना हो, 1600 किलोमीटर। सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा आप जानते हैं? सबसे उत्तरी क्षेत्र मांडा। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में किस नदी पर है? चेनाब नदी के तट पर। चेनाब नदी के तट पर। यानी सबसे उत्तरी क्षेत्र पूछेगा तो जम्मू कश्मीर का यह है। और सबसे दक्षिणी क्षेत्र अगर पूछे तो सबसे दक्षिणी क्षेत्र कहाँ है? 100% श्योर हैं आप? चले जल्दी से लिख लीजिएगा। सबसे दक्षिणी क्षेत्र कहाँ है? तो सबसे दक्षिणी क्षेत्र आपका दैमाबाद। दैमाबाद किस नदी के तट पे है? प्रवरा नदी। कौन सा नदी है? प्रवरा नदी के तट पर है। हाँ, और यह उत्तर से दक्षिण का जो यह पूरा कितना किलोमीटर है? 1400 किलोमीटर ने। और इसका कुल क्षेत्रफल जो है आदियुगीन सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है ना, यह क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। यानी हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल, हड़प्पा का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है पूरा पूरा यह क्षेत्रफल। और इसका आकार कैसा? त्रिभुजाकार। अगर आकार पूछा जाए डियर, यह आकार, तो आकार कैसा इसका? त्रिभुजाकार है। आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। हमको आकार प्रकार से नहीं मतलब, हम लोग इतिहास थोड़े पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं। और इसमें आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी तट पे है जो, इसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके हड़प्पी नगर में से कौन कौन से नगर उत्तर प्रदेश में है। तो जल्दी से बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहीं पर आलमगीरपुर मेरठ में, यानी यूपी में और भी नगर हैं। यूपी के नगर, हड़प्पी नगर, हुतास, कुंतासी, आलमगीरपुर है। हुतास, कुंतासी, कुंतासी कितने नगर हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं, तो 3 नगर हैं। आपका आलमगीरपुर जो मेरठ में हिंडन नदी तट पे है, और उत्तर प्रदेश के अन्य नगर हुतास है और कुंतासी है। यहाँ तैमाबाद प्रवरा में, प्रवरा नदी किनारे दैमाबाद। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, जल्दी से करिए, हो जाए तो बताइएगा डियर। यह हुई ना आदियुगीन सभ्यता। यहां तक आपका क्लियर हो गया? इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। अगर होगा तो बिंदास कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आपके सारे कंफ्यूजन दूर करने का पूरा प्रयास मेरा रहेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हो गया ना? ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाए तो बता दीजिएगा क्या बचा, क्यों बचा। हाँ, अब प्रागैतिहासिक काल की बात करें अगर,
हाँ, तो प्रागैतिहासिक काल में 3 प्रकार के होंगे। हाँ भाई, अच्छा हो गया इतना। प्रागैतिहासिक काल, फिर उसके बाद आपका आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। नवपाषाण काल तो आप जानते हैं। नवपाषाण काल की अगर बात करें, थोड़ा सुन लीजिएगा, नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल में उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा एक स्थान जहां से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य आपके कोल्डिहवा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल में कुछ कुल मिलाकर 3-4 स्थल प्राप्त हुए हैं। कौन सा? जम्मू कश्मीर में गुफगराल और बुरझोम। जम्मू कश्मीर में नवपाषाण कालीन स्थलों में बुरझोम और गुफगराल प्राप्त है, जहां पर सवाधान के साक्ष्य मिले। सवाधान मतलब शव को दफनाने वाले, जानते हैं आप, सवाधान के साक्ष्य मिले। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ कोल्डिहवा मिला उत्तर प्रदेश से, जहां से धान की भूसी के साक्ष्य यानी खेती के साक्ष्य मिले। यानी प्राचीनतम खेती का साक्ष्य अगर बात किया जाए तो मेहरगढ़ है, और उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए तो आपका कोल्डिहवा है। फिर बिहार के चिरांड, बिहार का एक चिरांड नाम का स्थान है, वहां पर भी बारहसिंगा की हड्डियों के साक्ष्य मिले, है ना। तो इस प्रकार से मेहरगढ़ से अब प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिला। तो लगातार नवपाषाण कालीन स्थलों से भी कुछ ढेर सारी चीजें मिली हैं। अब आगे देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है डियर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा आपको? कहीं नहीं होगा, 100% आ जाइए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पाषाण कालीन संस्कृति, पाषाण कालीन संस्कृति, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। लोहदा नाला हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, पाषाण कालीन स्थल में अगर साक्ष्य की बात करें तो साक्ष्य कहां कहां से मिला, उत्तर प्रदेश में साक्ष्य कहां कहां से मिला। तो पहला साक्ष्य तो आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज से मिला। प्रयागराज से क्या मिला? बेलन घाटी। प्रयागराज के बेलन घाटी से साक्ष्य मिला। और बेलन घाटी से कहां से साक्ष्य मिला? बेलन घाटी से मातृ देवी की मूर्ति मिली। हाँ, लोहदा नाला नामक स्थान से बेलन घाटी के लोहदा नाला, बेलन घाटी के लोहदा नाले से मातृ देवी की मूर्ति का साक्ष्य मिला। मातृ देवी की मूर्ति का साक्ष्य मिला लोहदा नाला से। हाँ, उसके बाद सोनभद्र से, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी से भी साक्ष्य मिला। सोनभद्र के सिंगरौली घाटी से भी साक्ष्य मिला। फिर तीसरा चंदौली के चकिया से, चंदौली की चकिया मतलब ये 3 ऐसे हड़प्पी नगर हैं जहां से उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों से कुछ प्रमुख हड़प्पी नगर के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है ना? हाँ, हड़प्पी नगर के साक्ष्य मिले हैं। 100% यह क्लियर होगा। यह लोहदा नाला है बेलन घाटी का, और प्रतापगढ़ के बेलन घाटी से मातृ देवी की मूर्ति मिली। इससे यह पता चलता है कि प्राचीन काल के लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। भगवान में कौन था? पशुपतिनाथ थे, और मातृ में कौन था? मातृ देवी थी। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? बताइए। आइए आगे चलते हैं। हो गया हो गया हो गया, आगे आ जाइएगा। मध्यकाल में, मध्य पाषाण काल, जल्दी से करिएगा। मध्य पाषाण काल की क्या विशेषता है? हाँ, मध्य पाषाण काल मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य जो है वह प्रतापगढ़ से ही मिला। हाँ, बेलन घाटी, मातृ देवी की मूर्ति भी उत्तर प्रदेश के ये प्रतापगढ़ में मिला मित्रों। हाँ, और इसके साथ साथ मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य भी मिला मित्रों। भाइयों और बहनों, यहीं से मिला है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से सरायनहर और मल्दहा, सरायनहर और मल्दहा से प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? सरायनहर मल्दहा से, समझिएगा। मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य प्रतापगढ़ जिला से प्राप्त हुआ है, और सरायनहर और मल्दहा से प्राप्त हुआ है। और सरायनहर मल्दहा से प्राप्त कुल क्या मिला है? 14 सवाधान मिले हैं। 14 सवाधान मिले हैं, और इन 14 सवाधानों में क्या मिला है? सवाधान मिले हैं। यह 14 सवाधान का जो साक्ष्य मिला है, इसमें न जो सिर होता था मुर्दे का, शरीर जो मृत होता था, सिर होता था इधर, किधर? पश्चिम की तरफ। इधर देखिएगा,
इधर सिर है, इधर देखिए, यहां आ जाइए, यह मृत शरीर है, क्या है, यह मृत शरीर है, और मृत शरीर के इधर पश्चिम है, पश्चिम की तरफ इसका सिर है, और पूरब की तरफ इसका पैर है, पूरब की तरफ पैर है। ऐसा अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी ठीक है, ठीक ना। उत्तर दक्षिण, अभी वर्तमान में क्या उत्तर दक्षिण में निपटाया जाता है ना, कि भाई दक्षिण में पैर रखने का मतलब कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, आत्मा से परमात्मा का मिलन हो चुका है। परंतु यहाँ पर क्या है, सिर्फ पश्चिम की तरफ और पैर पूरब की तरफ हुआ करता था। और झोपड़ी और बर्तन का साक्ष्य कहां से मिला है, झोपड़ी और बर्तन का साक्ष्य जो है वह प्रयागराज के मेजा तहसील से मिला। मेजा तहसील है ना हो, तो प्रयागराज के मेजा तहसील से मिला है क्या, झोपड़ी और बर्तन का साक्ष्य। झोपड़ी और बर्तन का साक्ष्य कहां से मिला, प्रयागराज से मिला। सारे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो बिंदास, किसी प्रकार का कंफ्यूजन तो नहीं होगा। आइए हटाएं, आगे बढ़ा जाए जी, बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। मलदहा, यह मलदहा है, सरायनहर। आगे आइए, क्लियर है यहां तक, 100% क्लियर है। बेलन घाटी, मध्य पाषाण काल, आ जाइए। अगला देखिएगा डियर, नव पाषाण काल में क्या हुआ, तो नव पाषाण काल में ढेर सारी चीजें मिली। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल से क्या मिला, तो पहले तो यूपी के प्रतापगढ़, बहुत मिला है प्रतापगढ़ से, यूपी के प्रतापगढ़ और ये प्रयागराज के निकट है ना। अब बताइए नव पाषाण काल में कोल्डिहवा यहीं से मिला ना, यूपी में, ऐसे लिखिएगा, यूपी में कोल्डिहवा नामक स्थान, कोल्डिहवा, कोल्डिहवा नामक स्थान, स्थान से प्राचीनतम चावल के भूसी का साक्ष्य, चावल के भूसी, यूं कहें कि खेती का साक्ष्य कह सकते हैं यार, चावल की भूसी मतलब यही तो हुआ, खेती, भूसी का साक्ष्य मिला। क्या मिला, प्राचीनतम भूसी का साक्ष्य मिला। और यहीं से मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज से औजार हथियार का साक्ष्य भी मिला है। मिर्जापुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, प्रयागराज, सोनभद्र, सोनभद्र व बुंदेलखंड, बुंदेलखंड से औजारों का साक्ष्य मिला। क्या मिला यहां से, औजार, औजारों का साक्ष्य प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, औजारों का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ये नव पाषाण काल स्थल में अगर देखा जाए तो नव पाषाण काल स्थल में प्रयागराज के निकट कोल्डिहवा, अब प्रयागराज के निकट, अभी प्रयागराज का पूरा इतिहास बाकी है। नव पाषाण काल में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा नामक स्थान से प्राचीनतम चावल की भूसी का साक्ष्य मिला। यूं कहें खेती का साक्ष्य मिला। और खेती जैसे हुई वैसे ही मानव का जीवन जो है अस्थाई जीवन हो गया ना। और इसके बाद यहाँ मिर्जापुर, प्रयागराज, सोनभद्र, बुंदेलखंड से हथियारों और औजारों का साक्ष्य मिला, हथियारों और औजारों का साक्ष्य मिला। अभी यह बेसिक है, हाँ, अभी तो यह ऐतिहासिक विकास का ट्रेलर है मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी है। जब हम इतिहास की तरफ चलेंगे, मौर्य काल और गुप्त काल की तरफ चलेंगे, सल्तनत काल और मुगल काल की तरफ चलेंगे, और देश की आजादी में उत्तर प्रदेश का योगदान देखा जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश का योगदान देश की आजादी में सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश
का योगदान देश की आजादी में सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि काकोरी नामक कांड यही हुआ था, चौरी चौरा कांड नामक नमक कांड यही हुआ था, है कि नहीं। ऐसे बड़े बड़े कांड हुए कि पूरा भारत, उत्तर प्रदेश, हाँ पूरा भारत का यूं कहें कि नेतृत्व करता केंद्र में उत्तर प्रदेश था 1857 की क्रांति में। हाँ याद है ना, पूरी कहानी डिटेल से देखी जाएगी, यानी इतिहास के ढेर सारी फैक्टों को खींच के लाया जाएगा। अभी तो यह आपका यहां तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं कि यहां तक क्लियर हो गया होगा, यहां तक किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हुआ होगा। आइए फिर उसके बाद चलते हैं, स्पेशल नोट में लिख ही लीजिएगा, उसके बाद यहीं से स्टार्ट करते हैं स्पेशल नोट। स्पेशल नोट में उत्तर प्रदेश यूपी को बौद्ध धर्म का पालना करते हैं, बौद्ध धर्म का पालना करते हैं, यूपी को बौद्ध धर्म का पालना करते हैं। यानी अगला टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म। हाँ चलिए, आज आपकी क्लास बस इतनी है, ठीक है। तो आज का जो ऐतिहासिक प्रारंभिक काल था, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे यूपी को बौद्ध धर्म का पालना करने यानी बौद्ध धर्म देखा जाएगा, जैन धर्म देखा जाएगा, और इसके बाद फिर मौर्य काल की तरफ चला जाएगा। और मौर्य काल पर चलने के बाद उत्तर प्रदेश की इसमें ऐतिहासिकता देखी जाएगी कि उत्तर प्रदेश का अस्तित्व क्या था, उत्तर प्रदेश का योगदान क्या था इतिहास के पन्नों में, ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि यह मैटर आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। हाँ, और जो लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं, अभी ढेर सारा मैटर मेरे पास पड़ा हुआ है। वही है कि थोड़ा सा यह रहता है कि अभी मैं किसी मैटर भेज देता हूँ आपके ग्रुप में, फिर 4 लोग फिर मैसेज करते सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैटर नहीं मिला। तो 1-2 दिन का समय आप लोगों के पास है, सारे लोग एक साथ जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, आप अपने दोस्तों को भी जोड़ लें। हाँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, यह मत सोचिएगा इलाहाबाद भी मानसिकता जो यहाँ के महामंडलेश्वर लेके बैठे हैं कि ज्ञान बांटेंगे, अपना नोट्स लोगों को दोस्तों को दे देंगे तो उनका ज्ञान घट जाएगा, वह कंपटीशन में आगे निकल जाएंगे। अरे यार, जो ज्यादा पढ़ेगा वो आगे निकलेगा, बात बराबर। हाँ, जो ज्यादा पढ़ेगा, जिसकी यादाश्त क्षमता रहेगी, वह ज्यादा आगे रहेगा। तो इसमें कंपटीशन की भावना नहीं है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। यही वह है ज्ञान जिसे कोई चुरा नहीं सकता, ठीक ना। चलिए, उम्मीद करता हूं सकारात्मक भाव से, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप काम करते रहेंगे और ज्यादातर लोगों का सहयोग करते रहेंगे। सहयोग की भावना हमेशा रखिएगा, कभी भी नकारात्मक भावना में मत जाइएगा, नहीं तो डिप्रेशन में जा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।